इस वक्त देश पर दो तरफ से दबाव है। एक तरफ सीमा पार से एक बहुत ही खतरनाक आतंकी साजिश सामने आ रही है और वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर की राजनीतिक उथल-पुथल भी नींव हिला रही है। अब देखिए, ये दोनों संकट सिर्फ एक ही समय पर नहीं हो रहे, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए समझते हैं कैसे। जांच एजेंसियों को जो कुछ भी मिला वो इस एक लाइन में सब कुछ बयां कर देता है। ये कोई छोटा मोटा स्थानीय हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसके तार कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और फिर सरहद पार पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैले हुए थे। इससे पता चलता है कि ये नेटवर्क कितना गहरा और कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 13 लोगों की जान चली गई और न जाने कितने लोग बुरी तरह घायल हुए। ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि साजिश की असल कीमत क्या थी और इसका असर कितना भयानक था। तो इस पूरे संकट की शुरुआत हुई एक ऐसे हमले से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और देखिए, हमलावरों ने जगह भी कौन सी चुनी? लाल किला, जो भारत के इतिहास और उसकी पहचान का प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक सीधा संदेश था। जैसे ये हमला हुआ, जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण हमला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी और बेहद खतरनाक साजिश थी जिसका एक ही मकसद था, बड़े पैमाने पर तबाही मचाना। और बस यहीं से पूरी जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। ये मामला अब एक लोकल घटना नहीं रह गया था, बल्कि ये एक उलझी हुई अंतर्राष्ट्रीय साजिश बन चुका था जिसने आतंक के एक बहुत बड़े जाल को हमारे सामने लाकर रख दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह खुलती चली गई। शुरू में शक था कि शायद ही किसी छोटे लोकल ग्रुप का काम है, लेकिन जल्द ही इसके तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गए। फिर एक और बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और यहां तक कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों का भी इसमें हाथ था। मतलब ये जाल लगातार बड़ा होता जा रहा था। तो ये साजिश फैली कहां तक थी? देखिए, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं थी। इसके स्लीपर सेल फरीदाबाद, सहारनपुर और लखनऊ जैसे शहरों में एक्टिव थे और इससे कंट्रोल किया जा रहा था सीमा पार पाकिस्तान और बांग्लादेश से। ये एक मल्टीलेयर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था। और हमलावरों ने इस्तेमाल क्या किया? TATP, एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक जिसे मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की मां कहा जाता है। और इसे और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए उन्होंने इसे अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाया। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा तबाही। लेकिन सवाल यह है कि इस साजिश के पीछे था कौन? और यहीं पर कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है, क्योंकि जो नाम सामने आए वो आतंकवाद के बारे में हमारी आपकी सोच को हिलाकर रख देते हैं। सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला नाम डॉक्टर प्रियंका शर्मा का। सोचिए, एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना है, उसका नाम एक आतंकी साजिश में सामने आता है। ये बात वाकई परेशान करने वाली है और ये दिखाती है कि ये नेटवर्क समाज में कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगला नाम था उमर उल नबी, एक यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर जो आखिर में आत्मघाती हमलावर निकला। ये व्हाइट कॉलर टेरर का एक साफ उदाहरण है। पढ़े लिखे, समाज में अच्छी पोजीशन वाले लोग कट्टरता के रास्ते पर चल पड़े। ये एक बहुत ही खतरनाक नया ट्रेंड है। हर बड़ी साजिश के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। आमिर रशीद अली उन्हीं में से एक था। उसने हमले में इस्तेमाल की गई कार खरीदने में मदद की। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी काम था, जिसके बिना शायद ये हमला मुमकिन ही नहीं हो पाता। तो ये जांच कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि NIA ने अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की है। और ये सिर्फ एक एजेंसी का काम नहीं है, कई राज्यों की पुलिस मिलकर इस बहुत बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। एक तरफ जहां जांचकर्ता इस आतंकी जाल को सुलझा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की सियासत में एक अलग ही जंग छिड़ चुकी थी। इस हमले ने सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि राजनीति पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। सरकार की कार्रवाई पर फौरन राजनैतिक बयानबाजी शुरू हो गई। उमर अब्दुल्ला ने आतंकी का घर गिराए जाने पर सवाल उठाया और चेतावनी दी कि इससे लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है। तो इसके जवाब में स्रोत ने एक बहुत तीखा सवाल पूछा, हमारी हमदर्दी किसके साथ होनी चाहिए, उन 13 पीड़ितों के साथ या एक आतंकवादी की प्रॉपर्टी के साथ? ये बहस कश्मीर की गहरी राजनीतिक दरारों को साफ दिखाती है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत गंभीर आरोप लगाता है। वो कहता है कि कुछ कश्मीरी नेताओं की बयानबाजी ही अलगाववादी सोच को हवा देकर कट्टरता को बढ़ावा देती है।
उनका तर्क है कि राजनीतिक फायदे के लिए दिए गए बयानों का सीधा असर इलाके की सुरक्षा पर पड़ता है। और देखिए, ये सियासी घमासान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था। ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर बिहार में एक और राजनीतिक भूचाल आ रहा था। ये दिखाता है कि पूरे देश में राजनीतिक राजवंश और समीकरण कैसे बदल रहे हैं। बिहार की राजनीति पर दशकों से राज करने वाले लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बड़ा विस्फोट हुआ। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव में हार पर सवाल उठाए और उसके बाद पार्टी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। इससे वंशावादी राजनीति की जो दरारें थी वो खुलकर सबके सामने आ गईं। एक तरफ परिवार में ये कलह चल रही थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बिल्कुल नई सियासी तस्वीर पेश की। उन्होंने जाति पर आधारित पुराने समीकरणों को किनारे करते हुए एक नए MY समीकरण की बात की, यानी महिला और युवा, जो बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ एक खतरनाक आतंकी साजिश और दूसरी तरफ जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल। ये दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं जो एक अशांत देश की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। इस स्लाइड में आप इन दोनों संकटों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है सुरक्षा की चुनौती, सीमा पार आतंकवाद, जिसमें अब पढ़े लिखे पेशेवर शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के अंदर की राजनीतिक चुनौती, वंशवाद का टूटना और बदलती हुई राजनीतिक वफादारी। देश एक ही समय में दो मोर्चों पर लड़ रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब खतरे इतने उलझे हुए हों और राजनीति इतनी अस्थिर, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत को आने वाले वक्त में ढूंढना ही होगा।